मैं नवीन कुमार, व्याख्याता इतिहास। अपना टॉपिक चल रहा था पिछला मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के विषय में, जिसमें हमने समकालीन दरबारी फारसी इतिहासकारों के बारे में पढ़ा था। यानी मुग़ल सम्राटों के समय जो दरबारी इतिहासकार थे, जिन्होंने अपना जो रचनाएं हैं वो फारसी भाषा में लिखी थी, जिनको हमने समकालीन दरबारी इतिहासकारों टॉपिक के अंतर्गत वो पढ़ा है। मुग़ल काल में कुछ ऐसे हिंदू इतिहासकार भी हुए हैं जो कि एक प्रकार से मुग़ल सम्राटों के अधीन मनसबदार के पदों पर भी नियुक्त रहे। उन्होंने भी, यानी उन हिंदू इतिहासकारों ने भी मुग़ल सम्राटों के अधीनस्थ मनसबदार के पद पर रहते हुए या उनके दरबारी विद्वानों के रूप में समकालीन मुग़ल सम्राटों का फारसी भाषा में है वो इतिहास लिखा है। इन हिंदू इतिहासकारों में 4 प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं, जिनमें पहले हैं सुजान राय भंडारी। सुजान राय भंडारी है वो शाहजहाँ के समकालीन थे। शाहजहाँ के दरबारी विद्वान और उनके मनसबदार भी थे। उन्होंने फारसी भाषा में खुलासत उत त्वारिख नामक ग्रंथ की है वो फारसी भाषा में रचना की थी। इस ग्रंथ में उन्होंने है वो शाहजहाँ के समकालीन राजनीतिक घटनाक्रमों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला है। दूसरे जो हिंदू इतिहासकार थे चतरभान, जिनका जो फारसी भाषा में जो ग्रंथ है चहार मर्तबा ए चमन, यानी चतरभान द्वारा अपना जो ऐतिहासिक वृत्तांत है वो फारसी ग्रंथ चहार मर्तबा ए चमन में उल्लेखित मिलता है। यानी उन्होंने फारसी भाषा में ग्रंथ की रचना की थी जिसे चहार मर्तबा ए चमन के नाम से जाना जाता है। चतरभान भी शाहजहाँ के समकालीन थे। उन्होंने है वो शाहजहाँ के समकालीन जो राजनीतिक घटनाएं थी, जो सामाजिक और आर्थिक इतिहास था, उसके बारे में उन्होंने भी अपने ग्रंथ में है वो उल्लेख किया है। तीसरे जो इतिहासकार थे ईश्वरदास नागर। ईश्वरदास नागर है वो औरंगजेब के समकालीन थे। ईश्वरदास नागर ने है वो फुतुहात ए आलमगिरी नामक ग्रंथ की रचना की थी फारसी भाषा में। इस फुतुहात ए आलमगिरी ग्रंथ में उन्होंने औरंगजेब द्वारा उत्तर भारत में लड़े गए संघर्षों, विशेष रूप से इस ग्रंथ में औरंगजेब की राजपूत नीति का उल्लेख मिलता है। यानी ईश्वरदास नागर ने जो ग्रंथ लिखा है फारसी भाषा में फुतुहात ए आलमगिरी, इस ग्रंथ से हमें औरंगजेब की राजपूत नीति के बारे में पता चलता है। चौथे जो हिंदू इतिहासकार थे भीमसेन बुरहानपुरी, ये भी औरंगजेब के समकालीन और उसके दरबारी मनसबदार थे। भीमसेन बुरहानपुरी ने नुस्खा ए दिलकुशा के नाम से वो एक फारसी ग्रंथ लिखा था। ये औरंगजेब के साथ दक्षिण भारत में लड़े गए संघर्षों के दौरान औरंगजेब के साथ रहे थे। इसी कारण इन्होंने अपने ग्रंथ में औरंगजेब द्वारा दक्षिण भारत में लड़े गए युद्धों का है वो विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। कुछ अन्य ऐसे ग्रंथ भी रह जाते हैं जिनसे हमें मुग़ल कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक ग्रंथ है तारीख ए अल्फी। तारीख ए अल्फी ग्रंथ की रचना है वो अकबर के समय की गई थी। इस ग्रंथ की रचना अकबर के आदेश पर की गई थी। उसके दरबारी इतिहासकार जफ़र बेग, नकीब खान और मुल्ला मोहम्मद द्वारा तारीख ए अल्फी ग्रंथ की रचना है वो अकबर के आदेश पर की गई थी। यह ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में जो इस्लाम धर्म था उसका पिछले 1000 वर्षों का इतिहास लिखा गया। यानी यह ग्रंथ मुग़ल इतिहास से संबंधित न होकर विशेष रूप से इस्लाम के इतिहास से संबंधित है। इस्लाम धर्म का जो पिछले 1000 वर्षों का इतिहास था, उस इस्लाम धर्म के इतिहास की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। ये ग्रंथ मैं जो अंत में बता रहा हूँ वो इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इनसे हमें समकालीन भारत के बारे में कम जानकारी प्राप्त होती है, बेहद अल्प इसके, लेकिन ये मुग़ल काल में लिखे गए। इसके अलावा औरंगजेब की पुत्री जेबुनिसा ने भी एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी जिसे दीवान ए मखफी के नाम से जाना जाता है। यह एक काव्य ग्रंथ है। तो इस प्रकार मुग़ल काल का जो इतिहास है वो उसके दरबारी इतिहासकारों द्वारा भी लिखा गया।
चूँकि हमने मुगल कालीन इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा था। पहला तो था समकालीन फारसी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया इतिहास। इसके अलावा मुगल काल में कुछ ऐसे विदेशी यात्री भी आए जो लंबे समय तक भारत में रहे। कुछ अपने व्यापारिक उद्देश्यों के लिए आए, कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से आए। इन्होंने वो लंबे समय तक भारत में रहने के दौरान यहाँ जो कुछ देखा और जो कुछ प्रत्यक्ष अनुभव किया उसके बारे में अपना है वो वृत्तांत लिखा है। तो अगला जो हमारा मुगल कालीन इतिहास का स्रोत, जो दूसरा स्रोत है, उसको हमने विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के रूप में मैंने आपको बताया था। तो अब हम उन विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने वो मुगल कालीन इतिहास के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत लिखे। उन विदेशी यात्रियों में जो ब्रिटिश यात्री भी हैं, फ्रेंच यात्री भी हैं, इतावली यात्री भी हैं। तो इन यात्रियों ने जो समय समय पर अपने व्यापारिक उद्देश्यों या अन्य किसी उद्देश्यों से भारत में आए और यहाँ उन्होंने वो मुगल काल के बारे में जो कुछ देखा, मुगल काल में जो कुछ देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा है। भारत आने वाला, मुगल काल में भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय यात्री था वो था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच एक ब्रिटिश यात्री था, यानी यूरोप में ब्रिटेन से संबंधित था, ब्रिटिश यात्री था और उसे मुगल काल में भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री माना जाता है। मुगल सम्राट अकबर के समय 1590 ईस्वी में वो भारत आया और उसने अकबर के समय की कुछ घटनाओं का है वो अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। इसका जो ग्रंथ है, रॉल्फ फिंच का ग्रंथ है इनलैंड पायनियर ऑफ इंडिया। रॉल्फ फिंच ने जो अपना यात्रा वृत्तांत है वो इनलैंड्स पायनियर ऑफ इंडिया नामक ग्रंथ में लिखा है। इस ग्रंथ में उसने अकबर की समकालीन जो राजनीतिक घटनाएं हैं और जो तत्कालीन सामाजिक घटनाएं हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। मुगल काल में आने वाला जो दूसरा प्रमुख विदेशी यात्री था वो था विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस एक प्रसिद्ध ब्रिटिश यात्री था जो जहांगीर के समय भारत में आया था। यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर। विलियम हॉकिंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में आया था, न कि ब्रिटिश सम्राट के दूत के रूप में। ये क्वेश्चन है वो कई बार कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में आया और अपने व्यापारिक उद्देश्य, ये किस उद्देश्य से है, यह है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए था। इसका उद्देश्य मुगल सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। 1608 ईस्वी में यह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। इसने शीघ्र ही जहांगीर के साथ घनिष्ठ संबंध विस्थापित कर लिए। जहांगीर इससे अत्यधिक प्रसन्न था और उसने विलियम हॉकिंस को 400 का मनसब भी प्रदान किया था। किंतु इतनी घनिष्ठता होने के बावजूद विलियम हॉकिंस मुगल सम्राट जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा। इसका सबसे बड़ा कारण थे पुर्तगालियों के प्रबल विरोध के कारण ही विलियम हॉकिंस जहांगीर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में असफल रहा और 1813 ईस्वी में वह पुनः है वो इंग्लैंड लौट गया। विलियम हॉकिंस ने इंग्लैंड लौटने के बाद वहाँ अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी वो 1608 से 1613 ईस्वी तक भारत में मुगल काल में उसने जो कुछ देखा उसके बारे में उसने अपना अर्ली ट्रेवल्स के नाम से यात्रा वृत्तांत लिखा। यानी उसके ग्रंथ अर्ली ट्रेवल्स, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, उससे हमें मुगल कालीन जहांगीर कालीन 1608 से 1613 ईस्वी तक की विभिन्न घटनाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तात्कालीन व्यापारिक स्थिति, पुर्तगालियों के दबदबे आदि की भी हमें इसी ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। विलियम हॉकिंस के बाद भारत आने वाला, यह कह सकते हैं कि मुगल काल में भारत आने वाला जो तीसरा महत्वपूर्ण विदेशी यात्री था वो था सर टॉमस रो। सर टॉमस रो भी एक ब्रिटिश यात्री था। ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में
यानी ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के अधिकृत राजदूत के रूप में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने हेतु सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय मुगल दरबार में जहांगीर के समक्ष उपस्थित हुए। जहांगीर उस समय मेवाड़ अभियान में व्यस्त होने के कारण अजमेर में अपना राजस्थान के अजमेर में अपना दरबार लगा रखा था। इसी कारण सर टॉमस रो है वो 1615 ईस्वी में जहांगीर के अजमेर स्थित दरबार में उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ। उसका उद्देश्य क्या था? वही उद्देश्य जो विलियम हॉकिंस का था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अधिक से अधिक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना। सर टॉमस रो अपने उद्देश्य में सफल रहा। ऐसा माना जाता है कि चूंकि वो ब्रिटिश सम्राट के दूत के रूप में आया था, इसके अलावा उसने जहांगीर को अपने कृत्यों से वो प्रसन्न भी कर लिया था। इसी कारण जो जहांगीर है उसने टॉमस रो को है वो भारत में ब्रिटिश फैक्ट्री है वो स्थापित करने की है वो अनुमति प्रदान कर दी। सर टॉमस रो 4 वर्षों तक भारत में रहा था। 1619 ईस्वी तक, यानी 1615 में आया, 1619 ईस्वी तक वो भारत में रहा। इन 4 वर्षों में उसने जो कुछ देखा उसने वापस लौटकर अपना यात्रा वृत्तांत है वो सर टॉमस रोज एम्बेसी के नाम से लिखा। सर टॉमस रो ने वापस इंग्लैंड 1619 ईस्वी में जाने के बाद सर टॉमस रोज एम्बेसी के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जिसमें उसने 1615 से 1619 ईस्वी तक का मुगल काल का, या कह सकते हैं कि जहांगीर के समय के 4 वर्षों का इतिहास लिखा। तत्कालीन है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में इस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। तत्कालीन पश्चिमी जो तट है उस पर जो व्यापारिक स्थिति थी उसके बारे में भी सर टॉमस रोज एम्बेसी ग्रंथ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। शेष ग्रंथों के बारे में जानकारी जो इतावली और फ्रांसीसी यात्री थे, उन ग्रंथ यात्रियों के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में आपको शेयर। धन्यवाद।